हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं चंद्र प्रकाश आपका टारगेट विथ प्रोजेक्ट कॉमन सेंस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। और हम आज पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक के जरूर करें, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, हम यहाँ पर संविधान पढ़ रहे हैं, हमारी और भी क्लासेस चल रही हैं जिसमें ज्योग्राफी की क्लास है, ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो लेक्चर क्लास है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के टेस्ट भी हो चुके हैं और साइंस की क्लास भी जो टेस्ट क्लास पे है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, हम आज संविधान की प्रस्तावना पर आगे बढ़ते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना आखिर है क्या? आपने ये नाम सुना होगा, तो आपको मैं बता दूं कि प्रस्तावना वास्तव में संविधान का पहला वो पन्ना है जो पूरे संविधान के बारे में बताता है। कुल मिलाकर हम इसे कह सकते हैं कि ये एक संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का एक तरीके का परिचय पत्र बोल सकते हैं हम। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। पूरे संविधान को अगर आप समझना चाहते हैं तो सिर्फ आप ऐसा करें कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसे पढ़ लें, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आखिर संविधान में है क्या। इसकी इस भूमिका के आधार पर यदि हम बात करें तो इसमें सरकार के आदर्शों के बारे में बताया गया है, उद्देश्यों के बारे में बताया गया है, सरकार का स्वरूप क्या होगा इसके बारे में बताया गया है, और संविधान में जो शक्ति का स्रोत होगा उसके बारे में भी बताया गया है। और साथ ही साथ संविधान के जो लागू होने की तिथि को भी इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। तो कुल मिलाकर ये बातें इसके अंतर्गत कही गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एन ए पालकीवाला थे, संविधान की इसी विशिष्ट उद्देश्यिका की या प्रस्तावना की इसी विशेषता के कारण इन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा था। तो संविधान का जो परिचय पत्र किसने कहा? एन ए पालकीवाला ने कहा था। यहाँ पर मैं आपको एक और प्रमुख चीज बताऊं कि जवाहरलाल नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को जो हम क्या बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी है और उसके आधार पर ही इसे हम उद्देशिका बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रमुख बातें थी संविधान की प्रस्तावना के बारे में, तो वो लोग आपको जान लेनी चाहिए। दोस्तों, बहुत आसान है प्रस्तावना, आपकी उंगलियों पर खेलेगी ये अगर आप पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हम बात करेंगे कि हमारी ये संविधान की जो प्रस्तावना है वो ली कहाँ से गई है। तो आप देखेंगे दोस्तों, संविधान की ये जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है। मुख्य रूप से अमेरिकी संविधान जो कि विश्व का पहला लिखित संविधान है, यहाँ से प्रस्तावना को लिया गया है। लेकिन इसकी जो भाषा है हमारे संविधान की प्रस्तावना की, ये लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रमुख शब्द जोड़े गए। और दोस्तों, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। ये 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्दों को शामिल किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ ये एक तरीके की शुरुआत हो चुकी है संविधान की प्रस्तावना की। यदि हम बात करें, आगे चलते हैं तो आगे हम देखेंगे कि आखिर ये प्रस्तावना है क्या। तो आपको बहुत अच्छे से इस प्रस्तावना को समझना चाहिए कि इस प्रस्तावना में आखिर क्या लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सभी नागरिकों को न्याय, कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब 5 तरीके की स्वतंत्रता। फिर समता या समानता, कौन सी समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊं, इसमें जो प्रमुख जो शब्द हैं वो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यदि हम बात करें, हमारे संविधान के यही 4 उद्देश्य प्रमुख रूप से
हमारे संविधान की प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। न्याय जो कि 3 तरीके का है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता जो कि 5 तरीके की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। जबकि जो बंधुत्व है वो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। तो इस तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी तरीके से पूछे जाते हैं वो। फिर इसके बाद इसमें लिखा है इसमें कि दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। ये 3 प्रमुख शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। और ये कब हुआ था? 1946 में ये बातें हुई। मतलब हम संविधान को अपनाते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं। कुल मिलाकर ये बातें संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई हैं। अब हम देखेंगे कि संविधान में जो भी शब्द आए थे अभी प्रस्तावना में, उन हर शब्द का मतलब क्या है। तो उन शब्दों के एक एक शब्द के मतलब पर हम चलते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम पूरी की पूरी जो हमारी जो पॉलिटी है उसको बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से जो हम पढ़ रहे हैं, हम कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाले हैं, चीजों को बहुत डीप से करेंगे और एलसीडी के माध्यम से और साथ ही साथ पेन का उपयोग करते हुए हम कोई भी चीज को छोड़ने वाले नहीं है। नहीं तो होता ये है कि चीजें छूटती चली जाती है। इस तरीके से कोई भी चीज को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं और आप इस तरीके से बेहतर रूप से सिलेक्शन पा सकते हैं, ये मेरा दावा है। आगे चलते हैं हम। प्रस्तावना के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो प्रस्तावना के मुख्य तत्वों की बात करें, इसमें बताया गया है संविधान का स्रोत क्या है। तो आप जानते हैं संविधान का स्रोत है भारत की जनता। हम भारत के लोग संविधान का स्रोत है, संविधान की शक्ति का स्रोत है। फिर आता है संविधान का स्वरूप कैसा है। तो आप जानते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये 5 शब्द मिलकर संविधान का स्वरूप निर्धारित करते हैं। और फिर संविधान का उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कुल मिलाकर ये जो है संविधान के उद्देश्य हैं जो कि हमने अभी पढ़े थे। अब हम एक एक करके इन सारी चीजों का मतलब देखने जा रहे हैं कि इन सारी चीजों का मतलब क्या है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आता है प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हैं उसमें हम भारत के लोग शब्द का मतलब क्या है। तो आपने देखा होगा संविधान की प्रस्तावना चालू ही हम भारत के लोगों से होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। मतलब हम लोगों ने संविधान को बनाया है, संविधान को हमने स्वीकार किया है और उसे खुद को अर्पित किया है। मतलब हम कुल मिलाकर हम भारत के लोग इस संविधान की प्रस्तावना को, ये संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि हम भारत के लोग शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि पूरी जो शक्ति है, पूरी जो पावर है भारतीय संविधान की, भारतीय गणराज्य की, भारतीय लोकतंत्र की, वो भारत की जनता से प्राप्त होती है। अब आता है शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सीधा सा मतलब है कि हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वो हमारे आंतरिक मामले हों चाहे बाहरी मामले हों। आंतरिक कैसा भी मामला हो, राजनीतिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो या धार्मिक मामला हो। इसी तरीके से बाहरी मामले में जो विदेशी मामले आते हैं, चाहे वो मित्र देश के साथ हमारे संबंध हों, चाहे शत्रु देश के साथ हों, चाहे किसी भी संधि को हम लागू करना चाह रहे हों, उसका सदस्य बनना चाहते हों या नहीं चाहते हों। तो कुल मिलाकर हम अपने आंतरिक और विदेशिक मामलों में किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र हैं, बिना किसी दबाव के। चलते हैं अगले शब्द की ओर, समाजवादी शब्द की तरफ। तो दोस्तों समाजवादी शब्द का सीधा सा मतलब है, समाजवादी शब्द का अगर मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो समाजवाद का सीधा सा मतलब होता है समाजवाद का सीधा मतलब होता है लोक कल्याण। आपको मैं बता दूं समाजवादी शब्द पहले हमारे संविधान में नहीं जुड़ा था, संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, संविधान में कहीं भी नहीं था, लेकिन इसकी जो भावना थी वो हमारे संविधान में हमेशा से रही है। आप यदि चेक करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को तो उसमें सरकार ने लोक कल्याण की बात की है और वो मुख्य रूप से समाजवादी विचारधारा को ही प्रदर्शित करता है। तो समाजवादी विचारधारा कहती है
कि जो संपत्ति होती है या संसाधन होते हैं उनमें समानता होनी चाहिए, उनका वितरण बहुत अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पर मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर जो समाजवाद का जो टाइप है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक फॉर्म हमारे यहाँ पे पाई जाती है। और इस तरीके की व्यवस्था में होता क्या है आप जानते होंगे, हमारे यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, और दोनों जब ये क्षेत्र मिलकर काम करते हैं तो इस तरीके से हम जो है लोकतांत्रिक समाजवाद के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, समाजवादी विचारधारा जो है संसाधनों के वितरण पर ध्यान देती है, संसाधनों के संकेंद्रण पर ध्यान नहीं देती है, और ये पूंजीवाद की विपरीत विचारधारा है। फिर हम आते हैं पंथ निरपेक्षता पर कि पंथ निरपेक्षता क्या है। तो पंथ निरपेक्षता के बारे में आप जानते ही होंगे। पंथ निरपेक्षता कहती है कि सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो ये होता है पंथ निरपेक्षता। तो मूल रूप से ध्यान रहे कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ था। मुख्य रूप से जो है संविधान की प्रस्तावना में ये जो शब्द आया है वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया था। लेकिन यदि हम बात करें इसका जो प्रॉपर्टी थी वो संविधान में पहले से थी। यदि आप अनुच्छेद 25 से 28 तक देखें, जो ये अनुच्छेद आप जानते होंगे कौन सा अनुच्छेद है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत पंथ निरपेक्षता का जो तत्व होता है, मतलब सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, तो वो बात इसके अंतर्गत पहले से की गई थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऐसा हमारे यहाँ पर पंथ निरपेक्षता को क्यों अपनाया है, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारा देश एक बहुधार्मिक देश है, विविधता यहाँ पर काफी है, कई धर्मों के लोग रहते हैं जिसमें से कुछ लोग बहुसंख्यक हैं तो कुछ अल्पसंख्यक हैं, तो उन सभी के हितों को बनाए रखना जरूरी था। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये सारी चीजें संविधान में जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंथ निरपेक्षता शब्द को स्वीकार किया गया है। अब हम आते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र शब्द का मतलब क्या होता है। तो लोकतांत्रिक शब्द का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि शासन संचालन करने की शक्ति किसके द्वारा होगी, या और भी सरल शब्द लें कि जो सरकार बनेगी वो जनता के द्वारा बनेगी। सीधा सा मतलब है जो सरकार होगी वो जनता के द्वारा बनाई जाएगी, जनता सरकार का गठन करेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो लोकतंत्र होता है वो दो तरीके का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है, जनता जो होती है शासन में सीधे भागीदारी करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे भागीदारी करती है और ये पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। अब ऐसा होगा कब, तो आपको मैं बता दूं ऐसा उन्हीं देशों में हो सकता है जिनकी जनसंख्या कम होती है। शासन में जो जनता होती है तभी भागीदारी कर सकती है डायरेक्टली जब वो उनकी संख्या कम हो, और कुछ इसके विशेष इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे 3-4 शब्दावलियां आएंगी, जैसे कि पहला आता है रेफरेंडम, दूसरा आता है इनिशिएटिव या जिसे पहल बोलते हैं, तीसरा बोलते हैं प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, चौथा आता है जनमत संग्रह। देखो कुल मिलाकर मैं आपको समझाऊं स्विट्जरलैंड जैसे देशों में होता क्या है, यदि किसी मुद्दे पर कोई भी डिसीजन लेना है, तो यदि किसी मुद्दे पर कोई डिसीजन लेना है तो जनता से पूछा जाता है, ऐसा वो जनमत संग्रह के माध्यम से पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, यदि वहां उनका कोई भी प्रत्याशी अच्छा काम नहीं कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको वापस भी बुलाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के औजार हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान में कौन से लोकतंत्र को अपनाया गया है, संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। और संसदीय लोकतंत्र का सीधा सा मतलब होता है कि मंत्रिपरिषद जो होगी वो अपने कार्यों के लिए, या मंत्रिपरिषद जो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होगी, विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी। मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं यदि लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक और अन्य तरीके से सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र। पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी होती है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती है और साथ ही साथ सामाजिक डेमोक्रेसी होती है, सोशल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर एक आपको डॉक्टर अम्बेडकर का एक विचार ध्यान रखना है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था
कि जब तक लोगों को सामाजिक लोकतंत्र नहीं मिले तब तक राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो कुल मिलाकर वो सामाजिक लोकतंत्र को कुल मिलाकर राजनीतिक लोकतंत्र से बेहतर मानते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे देश में पहले राजनीतिक लोकतंत्र आया है या राजनीतिक लोकतंत्र के लिए लोगों ने संघर्ष किया है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, और उसके बाद सामाजिक लोकतंत्र के लिए किया गया है। तो अगर आपसे पूछें कि हमारे देश में पहला प्रयास किसके लिए हुआ है इन तीनों लोकतंत्र में से, तो सामाजिक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक लोकतंत्र के लिए पहला प्रयास किया गया। इसके बाद हम चलते हैं गणराज्य की तरफ। तो गणराज्य तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही आसान है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो चुना नहीं जाएगा, राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। अर्थात गणतंत्र या गणराज्य में जो राज्य का प्रमुख होता है वो निर्वाचित व्यक्ति होगा। अब ये निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी। जैसे कि आप देखेंगे हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जबकि अमेरिका में यहाँ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो इस तरीके से होता है ये सारी चीजें। और इसका जो एक और मतलब होता है कि दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य के बजाय किसमें निहित होती है, देश की जनता में निहित होती है। कहने का मतलब देश की जनता इनडायरेक्टली अपने राष्ट्र के अध्यक्ष को चुनती है। फिर इसके बाद हम आते हैं न्याय की तरफ। तो दोस्तों आपको बता दूं, हमारे संविधान में 3 तरीके के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। लेकिन ये न्याय की बात आई कहां से, तो आपको मैं बता दूं, ये जो सामाजिक, आर्थिक, जो राजनीतिक न्याय लिया गया है हमारे संविधान में या संविधान की प्रस्तावना में, वो रूस की क्रांति से लिया गया है। रूस की क्रांति जो कि 1917 में हुई थी। और न्याय का सीधा सा मतलब क्या है कि सभी के साथ एक तरीके का समान व्यवहार करना न्याय का तात्पर्य होता है। या कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि किसी भी तरीके के विशेषाधिकार होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं होने चाहिए। संपत्ति की असमानता नहीं होनी चाहिए, संपत्ति की समानता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस तरीके से न्याय की बात होती है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे 3 तरीके के न्याय को संविधान की प्रस्तावना में डाला गया है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता आप जानते हो, स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है आप तो नॉर्मली जानते ही होंगे। व्यक्ति पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को एक तरीके से जकड़े नहीं रहना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे मानसिक हो। तो कुल मिलाकर व्यक्ति की गतिविधियों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वही कहलाती है स्वतंत्रता। और हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में 5 तरीके की है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। इसका मतलब क्या है, हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी भी रूप में अभिव्यक्त कीजिए आप। चाहे आप कोई पेंटिंग बना सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक फिल्मकार अपने आप को एक फिल्म बनाकर अभिव्यक्त करता है, एक चित्रकार चित्र बनाकर अपने आप को अभिव्यक्त करता है। आप कोई भी विश्वास रख सकते हैं, आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं, आप किसी भी उपासना की किसी भी विधि को भी अपना सकते हैं। आपको ये इन सारी चीजों की स्वतंत्रता दी गई है। और आप जानते ही होंगे स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें शामिल मिला है, मतलब मूल अधिकारों में इन्हें शामिल किया गया है। मतलब अगर आपके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद आता है समानता। तो समानता का सीधा सा मतलब होगा, आपने देखा कि हमारे संविधान में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। इसका मतलब है कि समाज के जो भी वर्ग होंगे उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी भी तरीके के भेदभाव को अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर हम बात करें 3 तरीके की समानता की बात की गई है, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीतिक समानता मतलब वोट डालने में सभी को इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी वर्ग के लोग वोट डाल सके। और आर्थिक समानता का मतलब है कि संसाधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं आपको कि जो संविधान में जो समानता की बात की गई है, या हम बोल सकते हैं कि संविधान में जो समानता की बात की गई है उसके लिए एक आर्टिकल भी है, 5 आर्टिकल हैं 14 से लेकर 18 तक, जो कि समानता का अधिकार ही कहलाता है। तो ये जो आर्टिकल आपको ध्यान रखनी है, समानता के अधिकार के अंतर्गत 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल की बात
की गई है। इसके बाद आते हैं हम बंधुत्व पर। तो बंधुत्व क्या है? तो सीधा सा मतलब होता है बंधुत्व का भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना का विकास करना ही बंधुत्व कहलाता है। और दोस्तों आपने देखा होगा भाईचारे की भावना का विकास होना बहुत जरूरी है किसी भी देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य और जो नागरिकता के प्रावधान रखे गए हैं, हमारे संविधान में एकल नागरिकता है दोस्तों। और एकल नागरिकता का मतलब आप जानते होंगे कि किसी भी अन्य जो राज्य होता है, या हम बोल सकते हैं कि सिर्फ कोई भी व्यक्ति यहाँ पर देश का नागरिक होता है, राज्य का नागरिक नहीं होता। तो ये जो प्रावधान किए गए हैं वो वास्तव में भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए ही किए गए हमारे संविधान के अन्य जगहों पर। इसके बाद आता है व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप ये देखिए, आप किसी के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? आप भेदभाव इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसको अपवित्र मानते हैं, अपने से निम्न मानते हैं। तो ये कंसेप्ट कहता है कि व्यक्ति की एक गरिमा होती है और कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो पवित्र होता है। यदि आपके मन में एक धारणा है कि ये एक इंसान है, इसका व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी भी एक पवित्र है, तो आप उसके साथ भेदभाव नहीं करोगे, आप कुल मिलाकर उसकी गरिमा को समझोगे। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 21 जो दिया है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति की गरिमा को एक बड़े स्तर पर देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार आर्टिकल 21 जिसे हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं उसकी बात करती है। अगला चलते हैं हम राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो आप जानते हैं दोस्तों, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना बहुत जरूरी है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे बनेगी? जब आप में भाईचारे की भावना का विकास होगा। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान में पहले राष्ट्रीय एकता और अखंडता दोनों शब्द नहीं जुड़े थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एकता शब्द के स्थान पर ये दोनों शब्द जोड़े गए, एकता और अखंडता दोनों। तो कुल मिलाकर ये चीज ध्यान रखें। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एकता को बनाए रखने के लिए मौलिक कर्तव्यों में भी कुछ बातें लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि सभी को जो है आपस में समान व्यवहार करना चाहिए, किसी को भी अपने से नीचे नहीं समझना चाहिए। तो ये भी जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए प्रावधान मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियरली वॉच हुआ होगा, क्लियरली समझ में आया होगा और प्रस्तावना की सारी चीज आप समझ गए होंगे। आप कुछ गिनी चुनी बातें रह गई हैं। तो प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो प्रस्तावना का सीधा सा महत्व है कि ये हमारे संविधान का एक संक्षिप्त स्वरूप है। संविधान का ये एक संक्षिप्त स्वरूप है। कुल मिलाकर पूरे संविधान को अगर आप समझना चाहते हैं तो प्रस्तावना से समझ सकते हैं। ये संविधान की आत्मा भी कहलाती है और संविधान का जो दर्शन है वो आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। साथ ही साथ इसमें आप राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों को भी देख सकते हैं, जैसे कि न्याय हुआ, स्वतंत्रता हुई, समानता हुई, बंधुत्व हुआ। ये एक तरीके से नैतिक मूल्यों की श्रेणी में आते हैं, धार्मिक मूल्य में भी आते हैं। न्याय जैसे कि एक धार्मिक मूल्य भी है, राजनीतिक मूल्य भी है। तो कुल मिलाकर प्रस्तावना की उपयोगिता ये आपको दिख सकती है। इसके बाद आता है सबसे प्रमुख बात है दोस्तों यहाँ पर कि क्या